नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी शुरू करते हैं। अंजू सिर्फ 19 साल की ही थी जब उसकी शादी दीपक से हुई। नई उम्र, हजारों सपने लिए अंजू दीपक के साथ उसके घर आ गई। वह अपने ससुराल में सबसे बड़ी बहू थी। दीपक के 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन थी। ससुर बहुत पहले ही गुजर चुके थे, तो उन सब की जिम्मेदारी भी दीपक पर ही आ गई थी। अंजू की सास सुदर्शना जी बहुत कड़क स्वभाव की थीं। पूरे घर पर उनका ही प्रभुत्व चलता था। वो जैसा कहती वैसा ही घर में होता। दीपक भी पूरी तरह अपनी माँ की ही बात सुनता। उसे हर वक्त यही लगता कि कोई ये ना कह दे कि पत्नी के आते ही दीपक बदल गया। इसीलिए पहले के जैसे ही अपनी पूरी तनख्वाह लाकर अपनी माँ के हाथ में रख देता। बचत के नाम पर 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखता। अंजू को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो उसे अपनी सास से मांगना होता। सुदर्शना जी की जब उनकी मर्जी होती तो वो अपने हिसाब से पैसे दे देती, नहीं तो डांट कर भगा देती। अंजू अपमान का घूंट पीकर घर के सारे काम करती, क्योंकि घर में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, ना ही पति ना ही कोई और जिससे वो अपने मन की बात कह पाती। महज 19 साल की उम्र में ही अंजू भाभी और अपने देवर ननद की एक माँ की तरह सारे काम करती थी। घर में कमाने वाला एकमात्र अंजू के पति दीपक ही था, क्योंकि दोनों भाई और बहन पढ़ाई करते थे। दीपक जितना भी कमाता सब अपने भाइयों और बहनों पर खर्च कर देता था और बाकी उसकी माँ के हाथ में घर खर्च के नाम पर चले जाते थे। अंजू ने कई बार प्यार से दीपक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझना सुनना ही नहीं चाहता था। उनको लगता था कि उनको उसके परिवार के खिलाफ करना चाहती है और वह हरदम अंजू की बातें अनसुना करता। समय के साथ साथ अंजू भी 2 बेटियों की माँ बन गई। अब उनको खुद से ज़्यादा अपने बेटियों की भविष्य की चिंता सताने लगी। एक दिन अंजू ने रात को सोते समय दीपक से कहा, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दीपक ने नज़रें तरेड़ते हुए कहा, कहो, क्या कहना चाहती हो? अंजू ने डरते डरते नज़रें झुकाए हुए तभी जुबान में कहा, देखिए, यह आदत आपकी सही नहीं है। आपको कुछ पैसे भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए। अभी तो हमारी बेटियां छोटी छोटी हैं, आगे चलकर इनकी भी पढ़ाई और शादी के भी खर्चे हमें देखने होंगे। और आपकी प्राइवेट नौकरी है, भगवान न करे कल को कोई बात हुई तो कैसे संभलेगा सब? अगर हम भविष्य के लिए सेविंग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन दीपक पर अंजू की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने उसको गुस्से में कहा, पता नहीं तुम जैसी औरतों की वजह से ही घर टूट जाते हैं। गुस्से से कहकर कमरे से बाहर चला गया। समय के साथ साथ जैसे तैसे करके दीपक अपनी बहन और भाइयों की पढ़ाई पूरी करवाया और उन सब की शादी भी हो गई। अब दीपक के दोनों भाई शहर में अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन घर खर्च के लिए 1 रुपया भी नहीं देते थे। अभी भी घर के खर्च का सारा जिम्मेदारी दीपक के ऊपर ही था। घर भी पुराना जर्जर हालत में हो गया था। तब एक दिन सुदर्शना जी ने कहा, सुन बेटा दीपक, अब सिर्फ घर बनाने का काम रह गया है। बेटा, सोचती हूँ अपने जीते जी वो भी देख लूँ। तब दीपक ने कहा, माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं कल ही घर बनाने के सिलसिले में बात करता हूँ। इतने दिनों में आज पहली बार दीपक ने मदद की उम्मीद से दोनों भाइयों को फ़ोन किया, लेकिन दोनों भाइयों ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि उनके पास अभी इतना बजट नहीं है। अपने अपने दुखड़े दीपक के आगे रो दिए। दीपक का मन पिघल गया। उसने बोला, कोई बात नहीं, मैं अपने आप देखता हूँ। तब दीपक ने अपने पीएफ के पैसे निकालकर घर बनवाने की ठानी, क्योंकि उनको अपनी माँ का सपना पूरा करना था। सुदर्शना जी को जब ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुई और दोनों बेटों के लिए कहा, बेटा, तू उन लोगों की बातों को दिल पर मत लगाना। तू तो जानता ही है बड़े शहरों के खर्चे भी बड़े होते हैं, वरना वो तुझे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। वह तेरे छोटे भाई हैं, तेरे अलावा उनका और कौन है? दीपक ने कहा, हाँ माँ, जानता हूँ, जब मुझे ज़रूरत होगी तब वो दोनों मेरे साथ हमेशा रहेंगे। तभी तो ये निर्णय लिया। मुझे बुरा नहीं लगा उनकी बातों का। अंजू इस बार दीपक और सुदर्शना जी के सामने अपने मन का गुब्बार बाहर निकाला। उसने बोला, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि पहले आपके भाई बच्चे थे, लेकिन अब तो वह भी कमाते हैं। आखिर घर खर्चे में उनको भी तो हाथ बटाना चाहिए। क्या पूरी ज़िंदगी आपने ही उनका ठेका ले रखा है? आखिर हमारी भी अपनी ज़िंदगी है। कल को मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं,
उनकी पढ़ाई और शादी के खर्चे कहाँ से लाएंगे? कौन देगा उनके पढ़ाई और शादी के पैसे? जब बेटे और भाई बहनों की ही जिम्मेदारी निभानी थी तो शादी ही क्यों की? क्या मुझे बता सकते हो कि पिता और पति की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? इतना सुनते सुदर्शना जी घड़ियाली आंसू रोने लगीं। उन्होंने कहा, देख बेटा कैसे जुबान चला रही है। ये तो शुरू से ही अपना अलग घर लेकर अलग हो जाना चाहती थी, लेकिन इसके मंसूबे पूरे नहीं हुए तो तेवर दिखा रही है। दीपक गुस्से में कहा, अंजू जगह देखकर बात किया करो, समझी? अपना मुंह बंद रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ आप चुप हो जाओ, चिंता मत करो, मैं किसी के साझी झांसे में नहीं आने वाला। ये घर बनकर रहेगा। अंजू के लाख मना करने पर भी दीपक ने पीएफ के पैसे और कुछ बैंक से लोन लेकर घर बनवा दिया। और अंजू इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहती, कैसे उसका जीवन चलेगा। बढ़ती बेटियों को देखकर उसकी रातों की नींद भी गायब हो जाती। वो दिन रात सोचती, अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई या कोई बीमारी हो गया तो कहाँ से पैसे आएंगे। सुदर्शना जी भी अपने दोनों बेटों बहुओं और उनके बेटों की ही ज़्यादा प्यार करती। दीपक से सिर्फ पैसों के लिए उनको प्यार था। अंजू के हिस्से तो शुरू से ही सिर्फ अपमान और परायापन ही आया था। गर्मी की छुट्टियों में जब देवर देवरानी आती तो उनकी आवभगत की जिम्मेदारी भी अंजू की होती। अब बेटियां बड़ी हो गई थीं, हर चीज़ समझने लायक हो गई थीं, इसीलिए उनको ये भेदभाव बहुत खराब लगता, विद्रोह भी करती। तो दीपक के सामने ही सुदर्शना जी तुरंत कहती, दोनों अपनी माँ पर गई हैं झगड़ालू। आखिर एक दिन वही हुआ जिसका अंजू को डर था। गर्मी की छुट्टियों में दोनों देवर देवरानी आए हुए थे। तब सुदर्शना जी की तबीयत भी ज़्यादा खराब थी। उन्होंने सबको एक साथ बुलाया और कहा, देखो दीपक, तुम्हारे दोनों भाइयों का कहना है और मेरा भी यही मानना है कि मैं अब प्रॉपर्टी बराबर बराबर बंटवारा कर दूं, लेकिन उससे पहले तुम बताओ कि तुम्हें मेरा फैसला मंजूर होगा ना? तब दीपक ने कहा, कैसी बातें करती हो माँ, क्यों नहीं मंजूर होगा? आपका फैसला मेरे सिर आँखों पर। तब सुदर्शना जी ने कहा, बेटा मैंने घर और ज़मीन के 2 हिस्सों में बांट दिए हैं तुम्हारे दोनों भाइयों के लिए, क्योंकि तुम्हारे तो बेटा है नहीं और बुढ़ापे में तुम्हारे दोनों भाई के बेटे ही तुम्हारी देख रेख करेंगे, तो बाद में तुम्हारे हिस्से को लेकर कोई झगड़ा ना हो, इसलिए मैंने ये फैसला किया है। और तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी का खर्चा एक एक भाई उठा लेंगे। मैंने इनको कह दिया है कि ये लोग जो मदद बन पड़े वो इन दोनों की शादी में कर दें। इतना सुनते दीपक के पैरों तले आज जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये फैसला उसकी माँ ने लिया है। आज ना जाने क्यों दीपक खुद को ठगा सा महसूस कर रहा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उसको अस्पताल भर्ती कराया गया। तब डॉक्टर ने बताया हल्का अटैक था, लेकिन कुछ दिन निगरानी के लिए हमें अस्पताल में रखना होगा। एक दिन अस्पताल में दोनों भाई बात कर रहे थे। सबसे छोटे भाई ने मझले भाई से कहा, देखो भैया, बात साफ है, मैं इनकी बेटियों की शादी और पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। अगर इनको कुछ हो गया तो? मझले भाई ने कहा, यार मुझसे भी नहीं हो पाएगा। सुन, एक काम करेंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भाभी को उसकी मायके भेज देंगे, फिर वो जाने और उसके मायके वाले। आंखें बंद किए दीपक ने सब कुछ अपनी कानों से सुना। जब अस्पताल के बिल और दवा की बारी आई तब तक दोनों भाई ने विदा लेकर शहर निकल गए। तब अंजू ने अपनी गहने बेचकर अस्पताल का बिल चुकाया और दीपक को घर लेकर आई। 1 सप्ताह के बाद एक दिन दीपक ने कहा, अंजू तुम सब अपना सामान पैक करो, हम लोग अब यहाँ से चलेंगे। तब अंजू ने कहा, लेकिन कहाँ? दीपक ने कहा, तुम सामान पैक करो बस, और अपनी दोनों बेटियों को भी सामान पैक करने के लिए कह दिया। इस बार दीपक अपनी माँ को बिना बताए ही जब सब परिवार घर से बाहर निकलने लगा तो सुदर्शना जी ने कहा, अरे दीपक बेटा, तू कहाँ जा रहा है? अभी तो तू अस्पताल से आया है। अरे तेरे दोनों भाइयों की नौकरी दूसरे शहर में थी तो उन बेचारों को मजबूरी में जाना पड़ा, लेकिन तुम यह सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? तब दीपक ने कहा, माँ मैं अपने पत्नी और बेटियों के साथ अपने घर जा रहा हूँ। तब सुदर्शना जी ने कहा, अरे ये भी तो तेरा ही घर है, क्यों री? क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी मेरे बेटे को?
तुम माँ बेटियों ने मिलकर जो मेरा बेटा ऐसी बातें कर रहा है। अंजू की तरफ घूरती निगाहों से देखकर सुदर्शना ने कहा। तब दीपक ने कहा, माँ कब तक अंजू को दोष दोगी? मेरी गलती की सज़ा मेरे साथ साथ ये लोग भी भुगत रही हैं, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी और बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। ना मैं लाचार बेसहारा हूँ, ना मेरी बेटियाँ किसी पर बोझ। उनका पिता उनके लिए काफ़ी है। रही बात इस घर की, तो मुझे लगता है कि जब मैंने अपने खून पसीने की कमाई इस घर को बनवाया, तब घर बनाते समय इस घर की नींव खोखली बन गई। तो इस खोखले नींव पर वाले घर पर मुझे नहीं रहना, जिसके किसी भी कोने में मेरा अधिकार नहीं। लेकिन अब मैं खोखली नींव का घर नहीं बल्कि मजबूत नींव का घर बनाऊंगा, जो हो सकता है इसके मुकाबले छोटा ही हो, लेकिन मेरा अपना होगा, जिस पर मेरी पत्नी और मेरी बेटियों का पूर्णतः अधिकार होगा। आपका फैसला और दोनों भाइयों की बातें सुनकर ऐसा लगा कि आधे से ज़्यादा जिंदगी और कमाई तो मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दी, लेकिन अब जो बचा है उसे बर्बाद से होने से बचाना चाहता हूँ। चलता हूँ माँ, जानता हूँ कि आपको खाने पीने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे माफ़ करिएगा, कहकर दीपक अपने परिवार के साथ वो घर छोड़कर चला गया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ये कहानी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा।